हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर सेकंड का टॉपिक हमारा चल रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से किस प्रकार से सहायता लेकर हम अपना शिक्षा और शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमने इसके बेसिक के ऊपर टॉपिक कर चुके हैं कि टेक्स्ट बुक हमारी क्या थी, इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, उपयोगी किस प्रकार से हो सकती थी, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द टेक्स्ट बुक सिलेक्शन इन इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र के दौरान यदि हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं उसके लिए किन सिद्धांतों का इम्प्लीमेशन करके हमें टेक्स्ट बुक जो है वो तैयार करनी चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका इतना ज़्यादा महत्व था नहीं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई छपाई खाना नहीं था, किसी प्रकार की कोई कागज नहीं थी। धीरे धीरे करके विकास हुआ, विकास के साथ साथ कार्य किया गया कि पेड़ पौधों की छाल से लुगदी तैयार की गई, कागज तैयार किया गया। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जर्मनी के अंदर लगभग 1499 के अंदर छापाखाना स्थापित किया गया, जहाँ से हमारा कागज का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ। और धीरे धीरे करके जो पाठ्य पुस्तक है वो अस्तित्व में आना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले क्या था कि जब आश्रम में गुरुकुल के अंदर जो शिक्षक थे, गुरुजन थे, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे विकास हुआ, विज्ञान ने तरक्की की, तो उस जिस पर हम लिखने के लिए पत्तों या पेड़ की छाल आदि का प्रयोग करते थे, उसका जो स्थान है वो कागज ने ले लिया और कागज के ऊपर छपाई शुरू कर दी। और धीरे धीरे करके हमारे जो पढ़ाने का पाठ्यक्रम था उसने एक पुस्तक का रूप धारण कर लिया। लेकिन एक पुस्तक को तैयार करते हुए हमें किन बातों को ये और ध्यान रखना है जिसके आधार पर हम ये मान सकते हो कि हमारी कुछ सिद्धांतों का इम्प्लीमेशन करके हमें पाठ्य पुस्तक है वो तैयार की जानी चाहिए। तो इसके आधार पर हम पहले बात करते हैं इट शुड बी द चाइल्ड सेंटर्ड, कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकों वो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा शब्द प्रयोग किया गया है चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चे पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि आज से 20 साल 30 साल पहले जब शिक्षा दी जाती थी उसके अंतर्गत केवल किताब के अंदर जो शिक्षा थी, किताब के अंदर जो पाठ्यक्रम था उस पर आधारित बच्चे को शिक्षा दे दी जाती थी, या ये कह सकते हैं कि शिक्षक आधारित शिक्षा थी। लेकिन आज के समय के अंदर यदि हम देखें तो जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो चुकी है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक का हमने सर्वांगीण विकास करना है, इसके अंदर बालक का शारीरिक विकास करना है, बच्चे का मानसिक विकास करना है, बच्चे का संवेदनात्मक विकास करना है। तो फिजिकली डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटली डेवलपमेंट भी बच्चे का जरूरी है। इसलिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए वो बच्चे के मानसिक सत्र के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार होनी चाहिए कि बच्चा किस आयु का है, बच्चे का मानसिक सत्र क्या हो सकता है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो पहले सिद्धांत की और हम बात करते हुए ये बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक तैयार करने का सिद्धांत है उसके अंदर पहले सिद्धांत के रूप में हमें चाइल्ड सेंटर्ड बेस के आधार पर हमारी पाठ्य पुस्तक को तैयार करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है इट शुड बी द वेल इलस्ट्रेटेड, कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक हो वो पर्याप्त चित्र और मानचित्रों से भरपूर होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तक के अंदर आकृतियां होती हैं, चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, अर्थशास्त्र के दौरान हम देखते हैं कि ग्राफिकली बना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब पाठ्य पुस्तक के अंदर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होंगे, विभिन्न प्रकार के मानचित्र बने होंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि बच्चा उसको चित्रों को देखकर उस पर आकर्षित होता है। और क्योंकि एक चित्र, एक जो फोटो होती है एक प्रकार की, जो वो क्या होती है वो 100 शब्दों के बराबर होती है। 100 शब्दों के बराबर कि हम जिस भी पिक्चर को दिखाते हैं बच्चों को तो वो 100 शब्दों को बयान करती है। एक तो आप थ्योरिकली कहिए कि बच्चे को आपने ये 10 पॉइंट या एक ऐसे याद करके आना है घर से, या इतनी 10 लाइनों का एक क्वेश्चन याद करना है। लेकिन
जब आप किसी बच्चे को कोई पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर की ऑब्जर्वेशन के लिए कहते हैं कि देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पिक्चर के आधार पर बच्चा उसको ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है और आसानी के साथ उसको लिखने का प्रयास कर सकता है। घर पर उसको होमवर्क दिया कि इस पिक्चर के आधार पर आप घर से एक ऐसे लिख कर लेके आओगे, बच्चा आसानी के साथ उस पिक्चर को ऑब्जर्व करता है और लिख लेता है। लेकिन यदि आपने कह दिया कि आप ये एक ऐसे याद करके आओगे, तो उस ऐसे की यदि 15 लाइनें हैं तो बच्चा उसमें से कोई 10 लाइनें याद कर लेगा, 5 लाइनें भूल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एक पिक्चर के माध्यम से बच्चा आसानी के साथ याद कर सकता है, उसी प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के बच्चों की मानसिकता के अनुसार समय रेखा ग्राफ बने होने चाहिए, स्केच पेन के ग्राफ बने होने चाहिए, या विभिन्न प्रकार के चित्र होने चाहिए जिसको देखकर बच्चा आसानी के साथ विषय वस्तु को समझने का प्रयास करे। इस आधार पर हमारा सिद्धांत के आधार पर क्या करना चाहिए, हमारी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं डिस्कस की, इट शुड बी कंटेंट यूजफुल एक्सपीरियंस एंड एक्सरसाइज, कि इसके अंदर हमारा उपयोगी अनुभव तथा अभ्यास, क्योंकि जो भी हमारी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं तो उन पाठ्य पुस्तकों के अंदर क्या विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो किसी अनुभवशाली व्यक्ति के द्वारा उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक अनुभव है। जो भी विद्वान, जो भी शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग पाठ्य पुस्तक को तैयार करता है वो अपने अभ्यास और अपने अनुभव के आधार पर तैयार करने का प्रयास करता है। तो इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे द्वारा क्या प्रयास हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कंटेंट उस अभ्यास पर आधारित होगा, उसके अनुभव पर आधारित होगा, वैसे वैसे बच्चों की मानसिकता के अनुरूप उसको बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि एक विचारक ने कहा था कि हमारा अनुभव ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। कहने का अभिप्राय है कि जो चीज आप थ्योरिकली किताबों से सीखते हो, प्रैक्टिकली आप अनुभव के द्वारा सीखते हो, वो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो इसलिए क्या कहता है कि हम अभ्यास और अनुभव के द्वारा जब इन चीजों को प्रैक्टिकली बनाने का प्रयास करते हैं, तो आने वाले हमारे फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर हम क्या करते हैं, उस चीज के द्वारा बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को उसका लाभ देने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो भी एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस हो, उसके आधार पर हमारा जो पाठ्य पुस्तक का कंटेंट है वो तैयार किया जाना चाहिए। तो क्योंकि हर राज्य के अंदर एससीईआरटी है और स्टेट की तो एससीईआरटी यही है, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एनसीईआरटी एक संस्था है। एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है और जो एससीईआरटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की एक संस्था है। जो कि हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो किताबें हैं, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें हैं, और यही करना चाहिए कि उन स्कूलों के अंदर एससीईआरटी या एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें होती हैं केवल उन्हीं को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा ये हरियाणा का है वो गुड़गांव के अंदर है, और वहां पर जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग बैठते हैं उनके द्वारा पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की जाती है और उसी के आधार पर हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो तैयार की जाती है। तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक अनुभव पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि टॉपिक शुड बी द लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, कि जो हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि प्रकरण का क्रम तार्किक हो, कि जो भी हमारा टॉपिक लिया जाए कि टॉपिक शुड बी द लॉजिकली, कि इस टॉपिक को हमारा क्या करना चाहिए कि सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए और तार्किक रूप से होना चाहिए, कि जिसके आधार पर आप दूर की दूरवर्ती सोच को रखते हुए भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि लॉजिकली की तर्क पर आधारित होना चाहिए। तर्क पर आधारित किस प्रकार से, क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक तर्क के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे पाठ्य पुस्तक में, तो बच्चा अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा उसका समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करता है।
उस तर्क को जानने का प्रयास करता है जिस तर्क के आधार पर उसका विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है तो वो इस लॉजिकली और सिस्टमेटिक ढंग से तर्क रूप से और कर्मबद्ध रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कर्म अवस्था नहीं होगी तब तक बच्चा सही मायने में उसको आसान रूप से नहीं सीख सकता। क्योंकि हम कभी भी छोटी कक्षाओं की बात करें चाहे बड़ी कक्षाओं की बात करें, जब भी हमारे किसी भी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन आता है तो पहला लेसन इजी दिया जाता है, सेकंड लेसन जब स्टेप बाय स्टेप आता है तो उसका थोड़ा सा और मुश्किल पैटर्न आता है, थर्ड लेसन आएगा थोड़ा सा और उस विषय वस्तु थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके इस प्रकार से हमारा विषय वस्तु के माध्यम से पाठ्य पुस्तक को तैयार किया जाता है। अगर शुरुआती दौर में कि पहला ही लेसन थोड़ा सा मुश्किल दे दिया तो बच्चों के लिए एक प्रकार का वो इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक नहीं होगा, जिससे क्या होता है कि बच्चा उसके अंदर रुचि लेना बंद कर देता है। तो इसलिए आपका तर्कपूर्ण के आधार पर आपका कर्मबद्ध रूप से आपकी पाठ्य पुस्तक को तैयार किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए पाठ्य पुस्तक को तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का टॉपिक और हमारा करिकुलम का टॉपिक दोनों ही टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है और दोनों में से हमारा हर बार एक क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स का आता ही आता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि लैंग्वेज शुड बी द सिंपल एंड क्लियर, कि पाठ्य पुस्तक के दौरान हमारी जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए कि सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपनी पाठ्य पुस्तक की वर्डिंग तैयार करते हैं तो उस वर्डिंग के अंदर हमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जो पाठ्य पुस्तक तैयार की जा रही है, उसके लिए हमें विशेष रूप से क्या ध्यान में रखना है, हमें विशेष रूप से भाषा, क्योंकि एक भाषा ही ऐसा माध्यम है, चाहे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो इंग्लिश भाषा में तैयार की जा रही है, उसका माध्यम इंग्लिश है, चाहे उसे हिंदी भाषा में तैयार किया जा रहा है, चाहे उसे पंजाबी भाषा में तैयार किया जा रहा है, आपका मीडियम कोई भी हो सकता है पाठ्य पुस्तक के लिए, लेकिन उसकी जो शब्दावली, उसकी जो वर्डिंग होनी चाहिए वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि सामान्य अर्थों में कई बार हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार की वर्डिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि बच्चे की समझ से बाहर होती है। क्योंकि सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट किया कि चाइल्ड सेंटर्ड, कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक हो वो बच्चे के मानसिकता पर आधारित हो, बच्चे की आयु पर आधारित हो। इसलिए बच्चों, क्योंकि बच्चा मान लीजिए 6th क्लास का है, बच्चा 6th क्लास का है और उसकी मानसिकता को ध्यान में रखकर कि देखिए कि बच्चा 5 ईयर का होता है तो 11 साल का बच्चा है। इस 11 ईयर के बच्चे के लिए आप किस प्रकार की वर्डिंग का प्रयोग करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में, इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि आप 11 साल के बच्चे के लिए 10th क्लास के बच्चे के अनुरूप पाठ्य पुस्तक में वर्डिंग यूज कर रहे हो, लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसके टिपिकल मुश्किल शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये बच्चा आसानी के साथ नहीं समझ सकता। इसीलिए आपकी जो भाषा है पाठ्य पुस्तक की वो क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, सामान्य अर्थ के अंदर, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग बच्चा आसानी के साथ समझ सकता हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। तो इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान के रखना है कि जब भी हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं, चयन करते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो भाषा सामान्य और स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा आसानी के साथ उस भाषा को समझने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी द सजेस्ट गुड मेथड, कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर उत्तम विधियों के लिए सुझाव दिया जाता है। क्योंकि केवल कंटेंट, विषय वस्तु तैयार कर लेना ही काफी नहीं है, लेकिन उस विषय वस्तु के अंदर क्या हम किन किन मेथडों का प्रयोग कर सकते हैं ये भी हमारे लिए महत्व रखता है। क्योंकि आप जिस भी प्रकार से किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए जरूरी है कि आपको उसकी उत्तम अच्छी विधि आना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका मेथड अच्छा नहीं होगा आप अपने कार्य के अंदर गुणवत्ता नहीं ला सकते। इसीलिए सजेस्ट क्या किया गया है कि शुड बी सजेस्टेड द गुड मेथड, कि हम अपने शिक्षण के दौरान, अपने पाठ्य पुस्तक के निर्माण के दौरान उन विधियों
का प्रयोग करने का प्रयास करें जिसके माध्यम से हम बच्चे को आसानी के साथ सिखा सकते हो। अब देखिए कि आपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जो वर्डिंग का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस करिकुलम का प्रयोग किया, उसके अंदर आपने टोटल जो विषय वस्तु डाला वो थ्योरिकली सिद्धांतिक रूप से लगा दिया, लेकिन सिद्धांतिक रूप से यहाँ पर विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में डालने के कारण आप वहां पर प्रैक्टिकली मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब आप प्रैक्टिकली मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते तो बच्चे को आसानी के साथ किस प्रकार सिखा पाओगे। यदि आप उस पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार का विषय वस्तु है जिसके अंदर आप प्लेवे मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप किस प्रकार से बच्चों को विषय वस्तु सिखा पाओगे। इसलिए आपका जो इसके अंदर कंटेंट हो जिसके अंदर हम लेक्चर मेथड का बड़ी क्लासों के लिए लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड का प्रयोग करना चाहें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार हो रही है उसके हम प्लेवे मेथड का प्रयोग करना चाहें तो वो कर सकते हो। इसलिए हमें जो पाठ्य पुस्तक तैयार करनी है उसके अंदर हमें अपनी उत्तम विधियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो तैयार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को ध्यान में नहीं होंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है वो नहीं आ सकती। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक शुड बी रिमेन अंडर कंटेंट रिवीजन, कि हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी हमारा नियंत्रण जरूरत हो सुधार की वो करने का, मॉडिफाई करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जो जरूरत है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी विभिन्न प्रकार की जो बुक्स आती हैं उसके ऊपर एडिशन लिखा होता है कि कौन से एडिशन की बुक आ रही है, कि 2019 एडिशन की है, 2020 एडिशन की है या 2021 एडिशन की है, कि क्या जो पहले पाठ्य पुस्तक थी वो पहले से बेहतर बनी है या नहीं बनी है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होती हैं या एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्य पुस्तकें जो प्रकाशित होती हैं उनके अंदर हमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना होता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु दिया गया है उसके अंदर पहले से कुछ सुधार किया गया है या वही कंटेंट डे बाय डे कई सालों से चलता आ रहा है। तो इस बात पर जब हम विशेष रूप से ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम बच्चे को एक अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं दे सकते, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक वो आपका साधन है जिनके द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है और एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु है उसके अंदर कुछ सुधार करने के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम द वेस्ट, कि हमारी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो हम अपना विषय वस्तु लेते हैं वो पूर्ण धाराओं से रिक्त होना चाहिए। कि हमारी रिक्तता क्या है, कि जो हमारी सांप्रदायिक प्रकार की भावना है या जाति को लेकर है या अवांछनीय तत्व है उनसे रिक्त होना चाहिए, उनसे स्वतंत्र पूर्वक होना चाहिए। कि हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिकता को लेकर ऐसे लेसन ना ऐड की जाए जिससे क्योंकि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले, ऐसे किसी प्रकार के लेसन ना ऐड किए जाएं जिसके अंदर हमारी जातिवाद को बढ़ावा मिले, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई विषय वस्तु ना लिया जाए जिससे कि हमारी भाषा को लेकर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है कि विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर की जो हमारी पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं उस पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारी प्रिंटिंग, जो मुख्य आपका आधार का काम करती है। आधार के काम के आधार पर क्या मानते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर हम विशेष रूप से ध्यान क्या मानते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक हो उसके अंदर हमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि जो आप प्रिंटिंग करवा रहे हो उसके अंतर्गत आप कुछ विशेष प्रकार की बातों का ध्यान रखोगे कि छपाई कैसी हो रही है आपकी पाठ्य पुस्तक की, कि हम जो पाठ्य पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं उसकी छपाई कैसे हो रही है, उस पर जो इंक का प्रयोग किया जा रहा है वो किस क्वालिटी की इंक का प्रयोग किया जा रहा है,
या उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जिस भी कागज का प्रयोग किया जा रहा है वो कागज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, इस बात पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। या पाठ्य पुस्तक का आकार किस प्रकार का है, इस बात पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर केवल छपाई मात्र ही नहीं है, उस पाठ्य पुस्तक का आकार क्या है, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर हम किस प्रकार की स्याही इंक का प्रयोग कर रहे हैं, या पाठ्य पुस्तक के अंदर हम किस प्रकार के कागज का प्रयोग कर रहे हैं, या उसके अंदर हम जो कागज प्रयोग करने के साथ उसका बाहरी आकर्षक पेज है वो किस प्रकार का हम बाइंड कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक फ्री फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कोई उपदेश नहीं होना चाहिए, कि वो सभी प्रकार की हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बाहरी प्रकार के जो हमारे अवांछनीय तत्व हैं वो नहीं होने चाहिए, कि जो उपदेश देने वाले हों किसी भी प्रकार को लेकर। क्योंकि हम जब भी अपनी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं उसके अंदर उसके पहले पेज के अंदर भूमिका के रूप में कुछ वर्डिंग लिखी होती है कि इस पाठ्य पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था। ओके, जिस प्रकार से भारतीय संविधान लिखा गया तो उसके अंदर हमारी प्रस्तावना लिखी गई। अब प्रस्तावना के अंदर अंकित किया गया कि संविधान क्यों लिखा गया, उसका उद्देश्य क्या था। उसी प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर उद्देश्य सहित भूमिका तो लिखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ऐसा अवांछनीय किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह के रूप में हमें कोई भी किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई पुस्तकों के अंदर देखा होगा कि फंडामेंटल राइट भी लिखे होते हैं, कई पुस्तकों के अंदर देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी होती हैं, लेकिन ये हमारा एक प्रकार का सैद्धांतिक भूमिका के रूप में लिखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसे अवांछनीय तत्वों की भूमिका नहीं तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारी वो पाठ्य पुस्तक किसी भी प्रकार का एक समस्या उत्पन्न कर दे, ऐसा उसके अंदर कोई वर्डिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी विशेष प्रकार से पॉइंट निर्धारित किया गया है जिसके अंदर हम अपनी पाठ्य पुस्तक की क्लियरिटी के लिए इन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब भी हम पाठ्य पुस्तक तैयार करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाठ्य पुस्तक हमारे लिए उपयोगी क्यों है। अब उपयोगी तभी होगी यदि हम इन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करके इसके आधारित हम अपनी पाठ्य पुस्तक तैयार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नियमों को फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसी सिद्धांतों का प्रयोग करके हम यदि अपनी पाठ्य पुस्तक तैयार करेंगे, चाहे वो 6वीं क्लास की हो, चाहे वो 10th क्लास की हो, चाहे वो +1 +2 की क्लास की हो, तो अर्थशास्त्र विषय के दौरान हम इस विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमारा जो ये विषय है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र जो विषय है उसके अंतर्गत हमें विशेष प्रकार से जो हमने पहला ये दूसरा पॉइंट किया कि चित्रों और मानचित्रों सहित, क्योंकि हम अर्थशास्त्र की गतिविधियों को दर्शाते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स की जरूरत होती है कि किस समय कितना हमारा जो ग्राफ है इकोनॉमिकली स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ, हमारी नेशनल इनकम में किस प्रकार से हुआ, तो ग्राफिकली या चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये विषय है वो किस प्रकार से सुधारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, जिसका हम इस सिद्धांत का प्रयोग करके अपना एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक कि पाठ्य पुस्तक क्या है और पाठ्य पुस्तक के किन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।